मेरा नाम पुष्पा है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। अभी 18 साल की हूँ। जब मेरा भाई मुझसे अपनी अरमान पूरा करने का सपना देखता था, उसकी नज़र हमेशा मुझ पर होती थी। उसे बस इंतज़ार था मौका मिलने का। जब मैं माँ से शिकायत करती तो वह कहती, तेरा भाई ऐसा नहीं है, वह ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मगर उस दिन जब मैं घर पर अकेली थी, तब मेरे भाई ने मुझे अंदर बुला लिया और फिर उसने मेरे साथ लगातार 3 घंटे तक किया। कहा जाता है कि ज़िंदगी एक जुआ है, जो खेलने वाले को भी नहीं पता होता है कि किसकी हार होगी और किसकी जीत। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। दुनिया को लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ और सभी मेरी खुशी से चला करते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और वक्त ने मुझे मेरी बदकिस्मती दिखाता गया। आज शायद मेरे मेरे मुंह पर वह थप्पड़ लग गया था, जिसको उसके बाद दुनिया का भी मालूम हो जाता और मुझसे चलते हैं। शायद उन लोगों को भी जवाब मिल गया। दरवाज़ा लगातार बज रहा था और मैं सोच कर परेशान हो रही थी कि माँ घर पर नहीं है, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ, क्योंकि घर में दरवाजे के पास जाकर पूछती तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता, क्योंकि दरवाजे पर तो मेरा भाई ही होगा, घर में माँ नहीं है। मैं भाई को घर ही बुलाना चाहती थी। शायद मैं सबसे बदकिस्मत लड़की हूँ जो अपने भाई के डर से खौफ में रहती थी। लेकिन जिसके घर में रहती थी उसके घर में बाहर भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए दिल ही दिल में ऊपर वाले का नाम लेकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर मेरा भाई ही था। उसने मुझसे पूछा, दरवाज़ा खोलने में इतना देर क्यों हो गई? लेकिन मैं उसको क्या जवाब देती। मैं दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे पीछे सर झुकाए चल रही थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि वह माँ के बारे में ना पूछे। मगर सारी प्रार्थना ऐसे ही अचानक स्वीकार हो नहीं होती। तभी मेरे भाई ने पूछा कि माँ कहाँ है? मुझसे बोलो कि वह मेरे लिए खाना लेकर आए। मैं कोई जवाब नहीं दिया, किचन की तरफ चली गई। रोज़ की तरह अपने टेबल पर बैठ गए। फिर मैंने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुम खाना क्यों लाई हो? मैं उसके सामने ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके सामने खाना रखते ही अपने कमरे की तरफ चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बहुत डरी हुई थी और दिल में सोच रही थी कि वह खाना खाकर जल्दी से चले जाएँ या फिर माँ आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कुछ देर के बाद ही मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दिया। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पाँव के तले से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। मेरी माँ उस धर्म से बहुत दिलचस्पी थी और वह बहुत धार्मिक महिला थी। वह अपने माता-पिता की इकलौती होने की वजह से बहुत लाडली भी। जहाँ तक मुझे माँ के बारे में पता था, वह बहुत प्यार से पली थी और शादी के बाद जब मैं पैदा हुई तो मेरी पैदा होने के नए साल बाद मेरे बाप की मौत हो गई। बाप का कोई ख़ानदान तो नहीं था, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ से अपनी पसंद से शादी की थी, इसलिए मेरी माँ मजबूरन अपने माँ-बाप के पास वापस आ गई। मैं अपनी मामी के घर में पली थी, लेकिन जब 6 साल की हुई तो मेरी माँ की एक आदमी से शादी करवा दी, क्योंकि मेरे मामा भी इस दुनिया को छोड़ दिए थे और मेरी मामी बीमार रहने लगी थी। उस आदमी से शादी करवाने का मकसद यह था कि वह समझदार और सीधा इंसान होगा। वह मुझसे अपनी बेटी समझकर पालेगा और प्यार करेगा और मेरा ख्याल रखेगा। मामी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ था। वह सौतेला बाप मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी हर छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करता था, क्योंकि मैंने अपनी असली बाप को तो कभी देखा ही नहीं था, इसलिए मेरे लिए सब कुछ वही था। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। मेरे दिमाग में बाप के नाम पर उसकी छवि छप चुकी थी, लेकिन जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे लगता था कि मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस घर में उस आदमी की एक जवान बेटा भी था। उस घर में उस आदमी का एक जवान बेटा भी था। वह मेरा भाई अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन मुझे उसकी बातें हमेशा ही झूठी लगती थी। मैंने कभी माँ से इन बातों का ज़िक्र नहीं किया था। वैसे मेरे सौतेले भाई ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन अंग्रेज़ी बहुत अच्छी जानता था। हमारे घर के तरफ आंगन में एक छोटा-सा कमरा बना हुआ है, जहाँ वो सौतेला भाई बच्चों को ट्यूशन दिया करता था। लेकिन उस कमरे में मुझे या मेरी माँ को जाने की अनुमति नहीं थी। बचपन में मैं भी मेरा भाई उस मुझ हूँ वहाँ ले जाकर नहीं पढ़ाया था, बल्कि मुझे अलग कमरे में ले जाकर पढ़ाता था। हमेशा उसका बहाना यह होता था कि उन बच्चों के साथ इसलिए नहीं पढ़ाता था कि सबके साथ इ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकूँगा। मुझे और मेरी माँ को तो यह उसकी मोहब्बत ही लगती थी। लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम के लिए कमरे में गई तो सारे बच्चों की छुट्टी हो रही थी, लेकिन एक 12 साल की बच्ची को मेरे भाई ने रोक रखा था। वह रो रही थी और कह रही थी कि उसे घर जाना है, लेकिन मेरा भाई उसे जाने नहीं दे रहे थे। उस समय मैं उधर ही खड़े होकर
देखने लगी। न जाने किस ताकत ने मुझे वहाँ छुपकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। फिर मेरा भाई उसको पकड़कर दूसरे कमरे में ले गए और वहाँ पर उसके साथ पीछे-पीछे कमरे की ओर चल दी। तो मैं भी उसके पीछे-पीछे कमरे की ओर चल दी। कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उस बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, पर मेरा भाई उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। यह सब कुछ देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जो कुछ मेरी दोस्त कह रही थी वो शायद सच ही कहती थी कि तुम्हारा भाई अच्छा इंसान नहीं है। मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफ़रत होना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं ये नफ़रत ज़ाहिर नहीं कर सकती थी क्योंकि सबके लिए तो मेरा भाई एक अच्छा था, ख़ास मेरी माँ के लिए तो वह बहुत ही अहम था क्योंकि एक तो वह उनका बेटा था और दूसरा उन्होंने मुझे अपनी बहन की तरह समझ रहा था और उसने मुझे एक भाई वाला प्यार दिया था। इसलिए मेरी माँ अपने बेटे के खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। लेकिन जब मैंने चुपके से अपने भाई पर नज़र रखना शुरू कर दी, अब वह 2 दिन बाद किसी न किसी बच्चे को रोक रखता था, लेकिन उसमें से एक बात सोचने वाली थी कि छुट्टी के बाद वह हमेशा लड़कियों को ही रोकता था, लड़कों को नहीं। यह बात शक से यकीन में बदलने लगा। लड़की रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। तो पहले हर वक़्त मैंने भाई के आगे-पीछे फिरती रहती थी और उससे तरह-तरह की फ़रमाइश और प्यार करती रहती थी। लेकिन उस दिन यह सब देखने के बाद नहीं छोड़ दिया। उसे शायद बदलने का व्यवहार का एहसास हुआ था, लेकिन मेरी माँ को इसका एहसास हो गया था क्योंकि मेरी माँ तो उस भाई को अच्छा मानती थी। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या बात है, जो तुम अपने भाई से सीधे मुँह बात नहीं करती हो? मैंने दबे हुए शब्दों में माँ को सारी बात बताई, लेकिन वह तो मेरी बात पर यकीन नहीं करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने मुझे डाँट दी, सुनी-सुनाई बात पर तुमने यकीन कर लिया और सुनी-सुनाई बात पर यकीन करना गलत बात होती है। अगर ऐसा कोई बात होती तो शायद तुम्हारे साथ भी तुम्हारा भाई कोई गलत करता, क्योंकि वह तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें कितना ख़्याल रखता है। तुम से अंदाज़ा लगाओ कि क्या वह गलत हो सकता है, लेकिन वह देखा जाने वाला मंज़र भी मेरे सामने चल रहा था। लेकिन इसलिए मैंने सच में इसलिए मैं झूठ और गलत सही के बीच में झूल रही थी। कभी मुझे लगता कि वह मेरा भाई नहीं है, तो कभी लगता कि वह मेरा माँ उसके बारे में कह रही है वो ठीक है। समय ऐसे ही गुज़रता रहा और मेरे दिल में भाई के लिए नफ़रत बनती रही, जबकि माँ मुझे भाई से प्यार का सबक घोल कर पिलाती रही। अब मैं 20 साल की हो चुकी थी, मेरा हाइट मेरी उम्र थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगती थी, इसलिए माँ अब मुझे हमेशा दुपट्टा उड़ाकर स्कूल भेजा करती थी। वैसे भी मैं एक धार्मिक घराने से संबंध रखती थी, मेरा भाई मंदिर पुजारी था और मेरी माँ भी धार्मिक थी। मुझे भी तो उन्हीं की तरह चलना था, लेकिन उसके साथ ही मेरी परेशानी बढ़ती शुरू हो गई, क्योंकि जैसे-जैसे मैं जवान हो रही थी, वैसे-वैसे मेरे भाई की नज़र मुझ पर पड़ने लगी थी और अब मुझे गंदी नज़र से देखने लगा था। उसे ब उससे बचने के लिए घर में भी दुपट्टा ओढ़ने लगी थी, फिर उसके सामने जाने से भी डरने लगी थी। मैं तो पहले से ही बहुत कम उसके सामने जाती थी और बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब तो अब मैं तो ज़्यादा उस चीज़ से सावधान हो गई। कहा जाता है कि औरत नज़र भी पहचानती है, तो शायद मेरी माँ ने भी अपने बेटे की नज़र को पहचान ली थी, इसीलिए उन्होंने इस मामले में मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह खुद भी हर वक़्त मेरे आस-पास ही रहती थी और उनकी कोशिश होती थी कि अपने भाई के सामने कम जाए। अब माँ जो मुझे हर वक़्त अपने भाई के प्यार और उसकी इज़्ज़त का पाठ पढ़ाती रहती थी, वह खामोश रहने लगी थी। वह मुझसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जो वह कहती थी वह सब कुछ सच था। ये आदमी नज़र कुछ आता है और हकीकत में कुछ और है। कहने को तो वह मेरा भाई था, लेकिन जब एक बेटी अपने भाई के साथ ही खुद को सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते की ज़रूरत ही क्या है? अब मेरी माँ को मेरी देखभाल भी करनी पड़ती थी, जिससे ज़िंदगी ऐसी गुज़र रही थी। अगर माँ को मजबूरन कहीं जाना भी पड़ता तो वह ऐसे वक़्त कर दिया करती जब मेरा भाई घर पर नहीं होता था। फिर मुझे भी साथ लेकर जाती थी, क्योंकि मोहल्ले में वह कहीं मुझे छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मोहल्ले वालों के लिए मेरा भाई एक देवता था और वे लोग यही कहते कि मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसको ऐसा देवता भाई के रूप में मिला है। लोगों की नज़रों में वह एक सगे भाई से बढ़कर मोहब्बत करता था। लेकिन मैं घर में किन मुश्किलों का सामना करती थी, यह बात कोई भी नहीं जानता था। अब तो मैं रात को भी अपने कमरे के अंदर से बंद करके सोती थी और हल्के से दरवाजे के खटखटाने पर भी मेरी आँख खुल जाती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी आधी रात को मुझे पानी की ज़रूरत होती तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद जब लोग यह कहते कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, कि मेरा दिल चाहता था कि मैं उनका मुँह तोड़ दूँ।
लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए हमेशा खामोश हो जाती थी। और अब तो मेरी माँ भी शायद अपने फैसले पे पछता रही थी, क्योंकि मैंने देखा था कि हर हर गुज़रने के दिन के साथ मेरी माँ पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी थी, और अक्सर मैं उसे छुपकर रोते हुए भी देखती थी। शायद उसे लगता था कि वह उस वक़्त गलत फ़ैसला लिया था, लेकिन अब जो फ़ैसला ले लिया था उसको तो निभाना ही था। एक दिन हम सबको इस पर यकीन की मोहर लग गई, जब मोहल्ले की एक औरत ने आकर मेरी माँ से शिकायत की कि वह कल से अपनी बेटी को मेरे भाई के पास पढ़ने नहीं भेजेगी, क्योंकि उसकी बेटी के साथ मेरे भाई ने गलत हरकत की थी। मेरी माँ ने उसको समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, बच्ची ने कुछ गलत समझ ली होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी गलत भी समझी होगी तब भी मैं उसे नहीं भेजूँगी, क्योंकि वह यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। माँ को यह मालूम था कि वह औरत नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वह मेरे भाई से बात करके रहेगी। तभी माँ ने दबे शब्दों में मेरे भाई से बात की। वह रात हमारे लिए क़यामत की रात थी। जैसे ही मेरी माँ ने उससे बात की, तभी मेरे भाई ने बजाय सफाई देने के ये बात मानने की वह मेरी माँ पर हाथ उठा दिया। मैं कमरे से छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं सामने नहीं आ सकती थी और ना ही माँ को बचा सकती थी। फिर यह सिलसिला हर दिन का हो गया। औरतों को बात कहाँ पचती है। फिर उस औरत ने भी शायद आगे कुछ औरतों को ये सब कुछ बता दिया। इस तरह से बहुत सी औरतों ने अपनी बेटियों को मेरे भाई के पास भेजना बंद कर दिया। इस बात का गुस्सा मेरे भाई मेरी माँ पर निकालता था। जब भी कोई खबर मिलती, आज एक और घर की लड़की उसके पास पढ़ने नहीं आएगी, उस रात मेरे भाई को मेरी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगता था, और फिर वह मेरी माँ को बहुत मारता था। माँ चुपचाप उसकी दरिंदगी को सहन कर लेती थी, क्योंकि माँ इसके अलावा कुछ भी कर नहीं सकती थी। पर आज तक मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं कहा था, लेकिन वह अब कभी भी मुझे पर हाथ उठा सकता था, या फिर दूसरी लड़कियों की तरह मेरे साथ भी गलत हरकत कर सकता था। लेकिन मजबूरी थी कि मुझे दुनिया के सामने उसे एक भाई की तरह ही पेश करनी थी, क्योंकि बहुत से लोग यह बात नहीं जानते थे कि वह मेरा सगा भाई नहीं है। लेकिन आज के दिन अचानक माँ को पड़ोस में जाना पड़ गया, क्योंकि पड़ोस वाली औरत बीमार हो गई और उसके घर में कोई नहीं होता था। आज उन्होंने ज़ोर से माँ को आवाज़ दी, तो माँ तुरंत उनके घर चली गई। शायद वह कहीं चलते हुए गिर गई थी, जो कि काफ़ी बूढ़ी थी। हम सोचते थे कि उनका ख़्याल रखें, और उसी वक़्त था जब मेरे भाई को घर में खाना खाने के लिए आना था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि माँ जल्दी से वापस आ जाए, और माँ के आने से पहले न ना जाए भाई ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, तो मेरा भाई दरवाज़े पर खड़ा था, और उसके बाद जब मैं उसे खाना देकर अपने कमरे में गई थी, थोड़ी देर बाद वह जब दरवाज़े खटखटाने के बाद दोबारा सुनाई दिया, तो उस वक़्त भी दरवाज़े पर मेरा भाई खड़ा था। उसे दरवाज़े पर देखकर मुझे बहुत डर महसूस हुआ, और उसकी सुनी हुई सारी बातें अब मुझे सच लगने लगी थी, और इतने सालों का खौफ मेरे सर पर सवार हो गया था। फिर उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मुझे जब दोबारा होश आया, तो मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे को देख के लगा कि शायद उसको आने में देर हो गई थी। फिर मैं उससे उससे कोई सवाल न कर सकी। उस वक़्त मुझे बुखार भी हो गया था। फिर मेरा बुखार इतना तेज़ हो गया था कि लगता था कि शायद बुखार मेरी जान लेकर जाएगा। मैंने एक नज़र अपनी माँ को देखा, तो वह छुपा कर रो रही थी, लेकिन मेरे भाई को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त था। उसे लग रहा था कि जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये मुझे लेकर वैद्य के पास भी गया, कभी डॉक्टर के पास जाता। उसी की जुबानी सारे मोहल्ले को मालूम हुआ कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि उसे जाकर मेरा नाम लेकर लोगों से प्रार्थना करवाई। इस तरह बहुत सी औरतें मेरी हाल-चाल पूछने आती थीं, और मेरी माँ से सवाल करती थी। वह कहती थी कि क्या हुआ? लेकिन मेरी माँ उसको क्या जवाब देती कि अचानक क्या हुआ है? मेरी बेटी को 4 दिन बाद बुखार की हद तक कम हुआ, तो माँ मुझसे बहुत अजीब सवाल करती रही। मुझे तो ये सवाल अजीब ही लग रहे थे, लेकिन उसके हर सवाल का जवाब मैंने पूरी तसल्ली से दिया, जिससे माँ कुछ परेशान नज़र आने लगी। मुझे अजीब लगता कि माँ इतनी अजीबो सवाल मुझसे क्यों कर रही है, और अब वह इतनी परेशान क्यों नज़र आने लगी। लेकिन उसके बाद माँ ने मेरी दिन-रात देखभाल करना शुरू कर दी। वह दिन को तो मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब रात को भी मेरे साथ सोती थी।
मैं जो अकेली रात को सोते हुए डरती थी, अब मैं भी बिल्कुल बेफ़िक्र होकर सोना शुरू कर दी थी। इस घटना को तकरीबन 3 महीना गुज़र गया था, लेकिन इसके बाद मेरे भाई ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, तो किसी हद तक मेरी और मेरी माँ की परेशानियाँ कम हो गई थी। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक बार फिर मेरा भाई रोज़ की तरह मंदिर के लिए चला गया और फिर पलट कर नहीं आया। वह छोटा-सा इलाका था। जब अगले दिन मेरा भाई मंदिर में नहीं पहुँचा तो लोग हमारे घर पर पूछने के लिए आए, लेकिन हमें तो खुद पता ही नहीं था कि फिर जल्द ही यह बात पूरे इलाके में फैल गई। वहाँ के सभी लोग अपने-अपने तौर पर मेरे भाई का पता लगाने शुरू कर दी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा था और यह बात हैरत में डाल देने वाली थी, क्योंकि वह ऐसे बिना बताए कहीं जाने वाला तो था नहीं, क्योंकि उसका कोई ख़ानदान नहीं था, तो वह भला कहाँ जाएगा? और दुश्मन भी उसका कोई नहीं था, क्योंकि वह गलत कुछ करता भी नहीं था। मासूम बच्चियों के साथ करता था, तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती थी। ऐसे में उसका गायब हो जाना हैरत में डाल देने वाला था। वहाँ पर यह बात मेरे और मेरी माँ के सुकून देने वाली थी, क्योंकि उसके घर में होते हुए भी हम खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन दुनिया को दिखाने को हमें भी उसकी गुमशुदगी पर परेशान नज़र आना था। लोगों ने हमें लोगों ने अपने तौर पर बहुत मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसलिए इलाके में रहने वालों ने मेरी माँ से गुजारिश की कि वह उसको इजाज़त दे, ताकि वह अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा सके। माँ चाहती तो नहीं थी कि वह इस तरह से घर में आए, लेकिन यह बात वह कर भी नहीं कर सकती थी। वह जैसा भी था उसका बेटा था, इसलिए माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाने की इजाज़त दे दी। फिर सारा इलाका हमारा बहुत ख़्याल रखता था और यह सब कुछ उसी इंसान की वजह से था, जिससे यह बात करते हुए भी शर्मिंदगी होती थी। तकरीबन 15 दिन बाद मालूम हुआ कि मेरे भाई का पता चल गया। मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार लोगों के साथ मैं और मेरी माँ भी थाने पहुँच गई, लेकिन मेरा भाई वहाँ जिस हालत में नज़र आ रहा था, उसे देखकर सभी हैरत में पड़ गए थे। कहाँ तो हर समय पेट शर्ट पहन के पैंट शर्ट घूमता था, कहाँ धोती कुर्ता पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए, गले में चैन, जैसे कोई बहुत बड़ा बदमाश हो। क्योंकि जिस तरह के हुलिये में देखकर किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वह वही पुजारी है। पुलिस ने कहा कि यह चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। गांव के लोग यह सुनकर हैरान परेशान रह गए कि वहाँ मंदिर में पुजारी बना फिरता है और यहाँ यह चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह बात किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, यह मंदिर का पुजारी है। लेकिन पुलिस अपने तरीके से उसे सब कुछ उगलवाने पूछा कि क्या तुम वही पुजारी हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं वही पुजारी हूँ। फिर वह अपनी पूरी कहानी सुनाने लगा, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उसने बताया कि वह कोई हकीकत में पंडित या पुजारी नहीं था, बल्कि वह तो एक वेश्या का बेटा है। उसका बाप कौन है, उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जहाँ यह पैदा हुआ था, वहाँ पर लड़कियों की इज्जत और कदर की जाती थी, क्योंकि वह पैसे कमा कर देती हैं। वहाँ पर लड़कों को ज़्यादा ख़्याल नहीं रखा जाता है। इसलिए जब 9 साल का हुआ तो उसे वहाँ से निकाल दिया गया। वह यहाँ-वहाँ खुद ही घूमता रहा और कचरा बीनता रहा। इस तरह वह कई साल तक गुज़ार दिए। तकरीबन 7 साल का था जब उसने पहली बार चोरी किया था। फिर धीरे-धीरे अपने जैसे बहुत से लड़कों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। फिर शुरू होने वाली छोटी-छोटी चोरी करते थे। फिर धीरे-धीरे वह बड़े हाथ मारने लगे। यहीं चोरी के बीच वह एक दफ़ा पकड़ा गया, जो दूसरे लड़के थे। वह सब तो किसी न किसी तरह छूट गए, लेकिन जेल में रह के फिर वह वहाँ पर इसके बाकी धोखा देने के लिए एक पंडित बनने के लिए शिक्षा हासिल करने का नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि वो जो लोग इस तरह का करने के लग जाते थे, फिर उससे काम नहीं करवाया जाता था। इसलिए काम से बचने के लिए धर्म की किताब पढ़ने लगा। 5 साल तक जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आया तो उसने दुनिया को दिखाने के लिए जो काम उसने शुरू किया था, वह किसी हद तक उसे अक्सर करना शुरू कर दिया था। इसलिए उसने सोचा कि दोबारा वह चोरी के रास्ते पर नहीं जाएगा। फिर उसने अलग-अलग पंडितों के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी तरह वक्त गुज़रता रहा। कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए उसे सज़ा तो मिलनी ही थी। उसने एक भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित किया था, जो कि एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। चाहे मजबूरियाँ कितनी भी हो, लेकिन रिश्ते के बीच दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, फिर ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का
भी कोई अधिकार नहीं होता है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।